क्या तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी की तकलीफ कुछ कम होने वाली है? क्या ममता बनर्जी के जले पर कोई मरहम लगाने वाला है? पिछले दिनों पार्टी को जो झटका लगा था, उस झटके पर थोड़ी राहत ममता बनर्जी को मिलने वाली है। यह सवाल इसलिए क्योंकि तृणमूल कांग्रेस से जो बागी हो गए थे सांसद, उनमें से कुछ सांसदों के बारे में चर्चा हो रही है कि वो एक बार फिर वापस ममता बनर्जी के पाले में, उनके खेमे में जा सकते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से ममता बनर्जी की करारी हार हुई थी, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस में बगावत हुई थी। बगावत में बहुत सारे सांसद छिटक गए थे और उन्हीं में से कुछ सांसदों की वापसी की चर्चा तेज होने लगी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। ममता बनर्जी, वो नाम जो पिछले कुछ वर्षों में या कहें पिछले कुछ दशकों में पश्चिम बंगाल में एक छत्र दबदबे वाला नाम रहा। वामपंथियों की सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद ममता बनर्जी 2011 से लगातार सत्ता पर आसीन थी और सत्ता में थी। पश्चिम बंगाल में सरकार चल रही थी। 3 टर्म पूरा करने के बाद जब चौथे कार्यकाल की बारी आई तो ऐसा लग रहा था कि ममता बनर्जी अपनी लहर को बरकरार रखने में कामयाब होंगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि शीर्ष के बाद, एक ऊंचाई के बाद वापस आपको डाउनफॉल की तरफ जाना पड़ता है, नीचे की तरफ आता है। गेंद को आप कितनी भी ऊंचाई पर फेंकेंगे, लेकिन एक सीमा के बाद गेंद वापस नीचे ही आती है। और वही हुआ। ममता बनर्जी 3 कार्यकाल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर पूरा कर चुकी थी, लेकिन वो शायद उनका शिखर था, वो उनका शीर्ष था। और वहां से जब उनका पतन हुआ तो एक ऐसी करारी हार उन्होंने झेली जिसकी कल्पना उन्होंने शायद नहीं की थी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी पहली बार सरकार बनाने में कामयाब हुई। न सिर्फ सरकार बनाने में कामयाब हुई, बल्कि 200 से ज्यादा सीटें लेकर बीजेपी ने एक ऐसी प्रचंड जीत हासिल की जिसकी कल्पना शायद देश की सियासत में किसी को नहीं होगा। बीजेपी दावा जरूर कर रही थी, लेकिन शायद बीजेपी को भी यह आभास नहीं होगा कि अगर जीत मिलेगी तो वो इतनी बड़ी जीत होगी। बीजेपी भी 150 से ज्यादा सीटों का दावा कर रही थी, लेकिन 200 से ज्यादा सीटें बीजेपी को पश्चिम बंगाल की जनता ने दी और ममता बनर्जी के दुर्दिन शुरू हो गए। दुर्दिन इसलिए क्योंकि चुनाव में हार या जीत तो लगी रहती है। ये सारी बातें तो बहुत आम बात है, लोकतंत्र में होता भी है कि कोई पार्टी जीतती है, कोई पार्टी हारती है। यहां तक तो ठीक था। लेकिन दुर्दिन इसलिए क्योंकि जो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल पर एक छत्र राज कर रही थी, पार्टी में उनका दबदबा ऐसा कि पार्टी में उनके कहे को कोई टालने वाला नहीं था, पार्टी में उनकी बात को कोई काटने की हिमाकत नहीं कर सकता था। वही ममता बनर्जी अपनी पार्टी में ही अलग थलग पड़ गई। विधानसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी के पार्टी में बगावत शुरू हो गई। दरअसल ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर यह पूरा बवाल शुरू हुआ था। जब ममता बनर्जी सत्ता में थी, अभिषेक बनर्जी की तूती बोलती थी। पार्टी में कहते थे लोग कि ममता बनर्जी से ज्यादा अभिषेक बनर्जी की चलती थी, क्योंकि ममता बनर्जी तो सरकार चलाने में व्यस्त थी और पार्टी पर कब्जा अभिषेक बनर्जी का था। पार्टी में कोई उनके खिलाफ, पत्ता भी उनके खिलाफ नहीं हिल सकता था, ऐसी तूती बोलती थी अभिषेक बनर्जी की। लेकिन ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हुई, उसके बाद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पार्टी में नाराजगी जो है वो मुखर हो गई, खुलकर सामने आ गई। एक के बाद एक तमाम नेता मुखर होकर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बोलने लगे। पार्टी में बगावत के सुर तेज होने लगे और देखते ही देखते ममता बनर्जी के विधायक और सांसद एक एक करके टूटने लगे। हालात ये हो गए कि ममता बनर्जी के एक साथ 20 लोकसभा सांसद छिटक गए और छिटक कर उन्होंने एक अलग पार्टी भी बना ली। ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई और उसके बाद जो हालात बने, अब वहां पर क्या स्थिति है, क्या गुंजाइश है, वो आपको बताते हैं। दरअसल ममता बनर्जी को अलग थलग करके जिन लोगों ने अलग पार्टी बनाई थी, वो पार्टी बनी थी एनसीपीआई, नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया। अब एनसीपीआई पार्टी एक बनाकर 20 लोकसभा के सांसद वो अलग हो जाते हैं ममता बनर्जी से। वो लोकसभा अध्यक्ष से कहते हैं कि उनकी पार्टी को एक अलग मान्यता दे दी जाए, उनको एक अलग दर्जा दे दिया जाए और उसके बाद लोकसभा में उनकी अपनी एक जगह हो। हालांकि वो अभी तक लोकसभा अध्यक्ष के पास पेंडिंग है। अभी तक लोकसभा अध्यक्ष ने, स्पीकर ने उनके लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं की है। लेकिन अब 20 सांसद में से आज जिस विषय पर हम बात करने आए हैं उसके बारे में बताते हैं कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि क्या कुछ सांसद वापस ममता बनर्जी के खेमे में जा सकते हैं, ममता बनर्जी के जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश कर सकते हैं कुछ सांसद। और एक सवाल इसमें यह भी बनता है
कि क्या अब भी देश में एक तबका ऐसा है जो धर्म के नाम पर, कट्टरवाद के नाम पर सियासत करता है? क्या देश में आज भी एक ऐसा समुदाय, एक ऐसा वर्ग है जो अब भी सियासत जब करता है तो वो कुछ भी नहीं देखता कि कौन नेता बढ़िया, कौन नेता बुरा, किसने विकास के कार्य किए, किसने नहीं किए, कौन सही देश चला रहा है, नहीं चला रहा है, प्रदेश चला रहा है, नहीं चला रहा है, कोई मतलब नहीं है। क्या एक समुदाय या एक वर्ग अब भी ऐसा है जो देश में सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर तय करता है कि उसे किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है? ये सवाल इसलिए उठे हैं कि ममता बनर्जी को राहत पहुंचाने की जो बात या कयास लग रहे हैं, उनमें जिन सांसदों के नाम आ रहे हैं वो 3 सांसद हैं और तीनों के तीनों मुस्लिम सांसद हैं, तीनों मुसलमान हैं और तीनों ये कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ या बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि ना हम एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं, ना हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं, बल्कि हम अलग रहेंगे, वो हमें स्वीकार है, लेकिन हम एनडीए के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन मुश्किल उनके अलग रहने पर और एनसीपीआई में रहने पर मुश्किल यहां यह आ रही है कि एनसीपीआई, नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया, जो बनाई गई थी, उसके 17 सांसद जो हैं वो एनडीए के साथ हैं। दरअसल एनडीए की साप्ताहिक बैठक अब हो रही है और उस बैठक में एनडीए की दूसरी बार यह बैठक हुई है जिसमें एनसीपीआई के ये 3 सांसद नहीं पहुंचे। जो पहली बैठक थी उसमें भी ये तीनों नदारद रहे, जो दूसरी बैठक हुई उसमें भी ये तीनों गायब रहे। और ये 3 सांसद कौन हैं, आपको हम उनके नाम बताते हैं। एक हैं मुर्शिदाबाद के, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से सांसद हैं अबू ताहिर खान। दूसरे हैं बहरामपुर के सांसद यूसुफ पठान, जो कभी पूर्व क्रिकेटर रहे हैं। और तीसरे हैं जांगीपुर के सांसद खलीलुर रहमान। अब एक हैं अबू ताहिर खान, दूसरे हैं यूसुफ पठान, तीसरे हैं खलीलुर रहमान। ये तीनों मुस्लिम सांसद हैं और ये तीनों का बयान है कि हम एनडीए के साथ नहीं रहने वाले हैं, हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। और इसको लेकर इन्होंने दरअसल कहा यह है कि हम किसी भी ऐसी सरकार या ऐसे संगठन के साथ नहीं रहेंगे जिनका कोई भी फैसला मुस्लिम विरोधी होता है। अब सवाल यह है कि आप जब ममता बनर्जी से अलग हुए तब तो आपने जाहिर तौर पर ममता बनर्जी से नाराजगी जताई। अगर आप इतने ही मुसलमानों के हितैषी थे और आपको लगता है कि यह सरकार मुस्लिम विरोधी है, तो आपने ममता बनर्जी को धोखा क्यों दिया? अगर आप इतने ही ईमानदार थे, इतने ही सैद्धांतिक व्यक्ति थे, तो आपने ममता बनर्जी का साथ क्यों छोड़ा? ममता बनर्जी ने आपको मौका दिया, ममता बनर्जी ने आपको टिकट दिया, उसके बाद उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के प्रभाव से जीतकर आप सांसद बने। उन्हीं के प्रभाव से मैं इसलिए कह रहा हूं कि ममता बनर्जी बंगाल में एक छत्र दबदबा रख रही थी, ये तो सच है। ममता बनर्जी की तूती बोलती थी बंगाल में, ये सच है। उनका अपना एक बड़ा जनाधार था, ये भी सच है। तो जाहिर तौर पर ममता बनर्जी के आगे पार्टी में किसी की नहीं चलती थी। ममता बनर्जी ने आपको टिकट दिया, आप तीनों सांसद बने और सांसद बनने के बाद आपने 2024 में आप सांसद बनते हैं और 2026 में आप अलग भी हो जाते हैं। और उसके बाद अलग होकर आप कहते हैं कि नहीं, हम तो ममता बनर्जी के साथ नहीं रहेंगे क्योंकि पार्टी में बहुत सारी खामियां हैं, पार्टी में बहुत सारी दिक्कतें हैं, पार्टी में अभिषेक बनर्जी की बहुत ज्यादा चलती है, वो अपनी मनमानी करते हैं, गलत लोगों का समर्थन करते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें आप करते हैं और उसके बाद आप अलग हो जाते हैं। जब अलग होते हैं तब भी यह ऐलान हो जाता है कि ये सारे 20 सांसद एनडीए के समर्थन में जा रहे हैं। 17 सांसद एनडीए की मीटिंग में बार बार बैठ भी रहे हैं। तो आप तीनों सांसद अचानक से क्या हो गया कि आप कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ या एनडीए के साथ या बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे? अचानक आपको क्यों लगने लगा कि बीजेपी या एनडीए सरकार जो है वो मुस्लिम विरोधी सोच रखती है और किसी भी मुस्लिम विरोधी सोच के साथ आप नहीं जाएंगे? दूसरी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में सरकार अब बन गई है बीजेपी की। शुभेंदु अधिकारी वहां मुख्यमंत्री हैं। शुभेंदु अधिकारी के साथ अभी हाल में जो मीटिंग हुई थी उसमें ये तीनों सांसद शामिल हुए। अब उस पर यूसुफ पठान, जो कि बहरामपुर से सांसद हैं, यूसुफ पठान कह रहे हैं कि दरअसल हम मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग में इसलिए शामिल हुए क्योंकि वो हमारे क्षेत्र के विकास से जुड़ा मामला था। क्षेत्र को लेकर बात हो रही थी, हमारे लोकसभा क्षेत्र के विकास को लेकर चर्चा हो रही थी, इसलिए वहां पर हमें जाने में ऐतराज नहीं है जहां हमारे लोकसभा क्षेत्र के विकास के डेवलपमेंट पर चर्चा हो रही होगी, लेकिन इसके अलावा हमारा एनडीए से, बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। अब दरअसल देखिए क्या स्थिति यहां पर बन रही है
कि ये जो सांसद हैं, दरअसल जो अभी पश्चिम बंगाल में बैठक हुई थी, वो एक समन्वय बैठक थी जिसको बुलाया था शुभेंदु अधिकारी ने, कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी, उसमें ये लोग नहीं गए। लेकिन एनडीए संसदीय दल की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में दूसरी बार ऐसा मौका हुआ कि इन्होंने शिरकत नहीं की और उन्होंने कह दिया कि हम उसमें नहीं जाएंगे। 20 लोकसभा सांसद अलग हुए थे और उन 20 लोग, अब आपको बता रहे हैं कि इन लोगों का अनुभव जो है, दरअसल एक उसमें से बड़े अनुभवी नेता हैं और इनमें से जो अनुभवी नेता की बात हो रही है उनका नाम है ताहिर खान, अबू ताहिर खान। अबू ताहिर खान साहब के बारे में जो डिटेल जो जानकारी है वो ये कि वो पहले कांग्रेस में थे और पहले वो कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के बाद वो ममता बनर्जी के साथ आए और उसके बाद फिर अलग हो गए। 2019 में ये तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे। अब देखिए ये लोग कितने मौका परस्त लोग हैं कि अपनी बातें कर रहे हैं और धर्म को एजेंडा बना रहे हैं कि नहीं, हम मुस्लिम विरोधी सोच के साथ नहीं जाएंगे। 2019 में ममता बनर्जी के साथ आप आते हैं, उससे पहले आप कांग्रेस के साथ थे, यानी पहले आपने कांग्रेस को धोखा दिया। 2019 में चुनाव जीतने के लिए सिर्फ आप ममता बनर्जी के साथ चले गए, आप सांसद बने। फिर 2024 में आप दोबारा सांसद बने और उससे पहले 2001 से लेकर 2019 तक वो पश्चिम बंगाल की 9 विधानसभा सीट से विधायक भी रहे, यानी एक तरफ आप कांग्रेस के टिकट पर विधायक रहे, उसके बाद आप तृणमूल कांग्रेस में आते हैं, सांसद बन जाते हैं और फिर आप 2024 में वापस फिर मुर्शिदाबाद से चुनाव जीतने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन आप 2026 में ममता बनर्जी का साथ छोड़ सकते हैं। आप कितने मौका परस्त हैं ये समझा जा सकता है। दूसरे रहमान साहब हैं जो इस जिले के एक जाने माने उद्योगपति भी हैं और जहांगीरपुर निर्वाचन क्षेत्र से ये भी 2 बार लोकसभा सांसद, यानी 2019 में भी जीते और 2024 में भी जीते, ये भी 2 बार सांसद रहे हैं। इन्होंने भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया। यूसुफ पठान पहली बार 2024 में ये लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस में शामिल होते हैं। ममता बनर्जी बहरामपुर से इन्हें टिकट देती हैं और ये जीतकर वहां लोकसभा सांसद बनते हैं और हराए किसको, तो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी, जो कि सदन में उनकी बात, उनकी आवाज गूंजती रही। अधीर रंजन चौधरी भी बड़े नेता कांग्रेस के शुमार किए जाते हैं और उनको हरा दिया था बहरामपुर सीट पर यूसुफ पठान ने और लोकसभा सांसद बने। लेकिन आपने भी वही किया, महज 1.5 साल के भीतर आपने छोड़ दिया ममता बनर्जी का साथ और आप अलग हो गए। एनसीपीआई एक बना ली आपने और अब आप वापस जाने की बात कर रहे हैं। दरअसल मुर्शिदाबाद के जो सांसद हैं अबू ताहिर खान, उन्होंने कहा है कि हम एनडीए या बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, न उनका समर्थन करेंगे, लेकिन हम एनसीपीआई का हिस्सा रहेंगे। और उनका कहना है कि हमें अपने मतदाताओं को जवाब देना है। दरअसल एक अखबार से बातचीत में इन्होंने ये बातें कही हैं कि हमें अपने मतदाताओं को, अपने वोटर्स को जवाब देना है। हम मुसलमानों के खिलाफ जाने वाले किसी भी बिल पर वोट नहीं देंगे, लेकिन विकास के मुद्दे पर जब चर्चा होगी तो हम बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ बैठेंगे। अब इनका कहना है कि हमें अपने मतदाताओं को जवाब देना है। आप अगर उनके जनप्रतिनिधि हैं, आप अगर उनके सांसद हैं और वाकई आपको लगता है कि आपके मतदाता सिर्फ इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि आप बीजेपी के साथ जाएं क्योंकि वो मुसलमान हैं, तो आप जनप्रतिनिधि होने के नाते उनको समझा सकते थे कि भाई देश में सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, देश में सरकार एनडीए की चल रही है, एनडीए का शासन है, एनडीए अगर विकास के लिए बेहतर कार्य कर रहा है तो हम उसका समर्थन क्यों नहीं करेंगे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने अब कहा कि हमारी जनता नहीं चाहती कि हम एनडीए के साथ रहें, इसलिए हम उनके खिलाफ रहेंगे एनडीए के। जनता मतलब यही ना कि आपके मतदाता यानी मुस्लिम मतदाता। तो इससे समझ में आता है कि आज भी आपका समुदाय, आपका वर्ग ऐसा है जो धार्मिक आधार पर सियासत करता है। उसको विकास से लेना देना नहीं है, उसको नेता से लेना देना नहीं है, उसको किसी भी अच्छी कोई पॉलिसी बन रही है, कोई काम हो रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है कि मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई, इस आधार पर राजनीति करनी है। यानी मुस्लिम है इसलिए बीजेपी या एनडीए के साथ नहीं जाएंगे, ये है। अब यूसुफ पठान ने क्या कहा है उनके बारे में आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है संसद के बाहर, लोकसभा से बाहर निकलते हुए उन्होंने कहा पत्रकारों से कि मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में हम शामिल थे। मैंने उन लोगों की मुश्किलों का जिक्र किया जिनके नाम बंगाल में वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। यूसुफ पठान ने कहा कि दरअसल हमारा मुद्दा यह है कि बंगाल में एसआईआर की वजह से जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, हम उनकी आवाज उठाना चाहते हैं। हमने मुख्यमंत्री से कहा है
कि 27 लाख से ज्यादा, 27 लाख से लेकर 30-32 लाख संख्या बताई जा रही है ऐसे लोग जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटे हैं। मैंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इस प्रक्रिया को तेज किया जाए, ट्रिब्यूनल बनाया जा सकता है और उसके तहत जल्द से जल्द इसका समाधान निकाला जाए कि इनके नाम जो हटाए गए हैं उनको वापस जोड़ा जाए। उनका कहना है कि दरअसल हम ऐसी कोई भी रणनीति या नीति का समर्थन नहीं करते जिसमें मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। यानी यूसुफ पठान एक क्रिकेटर रहे हैं, इसी देश में भारत के लिए ही खेलते रहे हैं, लेकिन आज उनको भारत की सरकार से दिक्कत है और उन्हें लगता है कि यहां जो नाम काटे गए हैं वो धर्म के आधार पर काटे गए हैं। अब यूसुफ पठान साहब, आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आपकी समझ पर मतलब बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है, सवाल उठता है। आप एक बड़े क्रिकेटर रहे हैं, आपने इसी देश के लिए धर्म के आधार पर आपने नहीं खेला था। जब जिस क्रिकेट टीम में आप खेल रहे थे उसमें धर्म के आधार पर चयन नहीं होता, नहीं तो आपका चयन भी नहीं होता, लेकिन आप क्रिकेटर रहे, आप लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेले और आज आप कह रहे हैं कि जो एसआईआर के तहत वोट काटे गए या वोटर्स को हटाया गया वो धर्म के आधार पर हटाया गया। अगर आपको लगता है कि यह धार्मिक आधार पर हुआ था तो आप अदालत में जा सकते हैं, आप अदालत में जाएं और जाकर कहें कि धर्म के आधार पर नाम हटाया गया था। लेकिन आप सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप गंदी राजनीति का हिस्सा बन रहे हैं। आप ये बयान देकर सिर्फ अपने मुस्लिम वोट बैंक को, ये मेरे कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि धर्म के आधार पर आपको वोट पड़ा होगा, लेकिन आप टारगेट कर रहे हैं अपने वोटर कहकर मुस्लिम वोटर्स को। यानी आप मुसलमानों को खुश करने के लिए ये बात कह रहे हैं और उनको आप प्रोवोक कर रहे हैं कि वर्तमान सरकार जो है वो धर्म के आधार पर आपका नाम कटवाती है, बाकी आपके दस्तावेज में कोई कमी नहीं थी। भाई साहब, एसआईआर जो है वो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है और चुनाव आयोग को जब लगा कि दस्तावेज नहीं है, दस्तावेजों में कोई दिक्कत है, उसके आधार पर उनके नाम हटाए गए। अगर वो दस्तावेज फिर से पेश करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो उस प्रक्रिया के तहत नाम जोड़े भी जाएंगे। लेकिन आपने बयान देकर एक मैसेज दिया है। अब देखिए, तीनों सांसदों की तरफ से एक और बात कही जा रही है कि वोटर्स की नाराजगी का हमें डर है, हमें इस बात की चिंता है कि वोटर्स नाराज हो सकते हैं। उनको लग रहा है कि जो मतदाताओं का दबाव उन पर है वो उन्हें मजबूर कर रहा है कि नहीं, हमें एनडीए या बीजेपी के साथ नहीं जाना है। अब वोटर्स को ये समझा नहीं पा रहे हैं। उनका कहना है कि दरअसल हमें दोबारा भी चुनाव लड़ना है, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे मतदाता क्या चाहते हैं, इसीलिए हमने फैसला किया है। अब वही बात, ये बातें मैंने जो उन्होंने कही है, मैंने आपको सारी चीजें पढ़कर बता दी कि ये बयान वो लोग दे रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि जो व्यक्ति लोकसभा का सांसद हो, इस देश की संसद में बैठता हो, लोकतंत्र के, लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत उसका चयन हुआ हो, वो आज धर्म के आधार पर राजनीति की दलील दे रहा है और वो कह रहा है कि हमें अपने मतदाताओं को जवाब देना है। अब बेहतर वही होगा कि ये लोग तय कर लें कि इनको एनडीए के साथ रहना है या वापस ममता बनर्जी के साथ जाना है, क्योंकि जिस एनसीपीआई में रहने की ये बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, वो एनसीपीआई साफ कर चुकी है कि वो एनडीए के साथ है। और जब बहुमत, यानी आप 20 में से 17 सांसद एनडीए के साथ बैठ रहे हैं मीटिंग में, तो आप 3 सांसद कैसे तय कर सकते हैं कि एनसीपीआई में भी रहेंगे लेकिन एनडीए के साथ भी नहीं रहेंगे? तो या तो आपको ममता बनर्जी के पास जाना है तो आप वापस लौट जाएं, और अगर एनसीपीआई में रहना है तो जाहिर तौर पर आपको मिलजुल कर तो रहना पड़ेगा। आपको बाकी 17 सांसदों के हिसाब से देखना पड़ेगा कि बहुमत उनके साथ है, बहुमत एनडीए के पास है। 17 सांसद एनडीए की मीटिंग में बैठ रहे हैं, प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी में अपनी आस्था जता चुके हैं। फिर आप लोग तय कर लीजिए कि आपको करना क्या है। और देश की जनता, जो पश्चिम बंगाल की जनता है, उनसे भी मैं कहूंगा कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनने से पहले ना 100 बार सोचें। अगर वो धार्मिक एजेंडा चलाकर लोकसभा चुनाव में उतरते हैं या विधानसभा चुनाव में उतरते हैं, तो फिर आप सोचिए कि वो जनता को एक नजर से कहां देख रहे हैं। फिर तो वो जब विकास करना होगा, कोई काम करना होगा, तो ये देखेंगे कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, ये हिंदू बहुल इलाका है, ये फला इलाका है। इस तरीके से अगर डेवलपमेंट हो और इस तरीके से विकास हो तो देश में कभी भी समुचित विकास, समेकित विकास हो ही नहीं सकता। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को खुद में विचार करने की जरूरत है और जनता को भी विचार करने की जरूरत है कि ऐसे सांसद या विधायक सदन में कैसे बैठ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सबसे गुजारिश है कि जी बिहार झारखंड का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हमारे वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।